दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से जुड़ा कोई सा भी छोटा मोटा सीक्रेट भी अगर हमारे दुश्मनों को दे देंगे तो आप देशद्रोही कहे जाओगे और जेल के अंदर यातनाएं सहोगे ऊपर से। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि खुद हमारी आर्मी ये इंफॉर्मेशन दूसरे देशों को दे डालती है और वो भी बेहद सीक्रेट तरीके से। अब दोस्तों, आप सोचिए क्या होगा अगर भारत के सबसे गहरे खुफिया राज कल को हमारे दुश्मनों के हाथ लग जाए। सोचिए, जिन सीक्रेट्स को बचाने के लिए हमारे एजेंट्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, वही सीक्रेट अगर हम खुद अपने पड़ोसियों को प्लेट में सजा करके दे दें तो इसे आप क्या कहेंगे। दोस्तों, हाल ही के अंदर श्रीलंकाई सेना के 22 अधिकारियों ने पुणे की टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस लैब के अंदर अपनी खास ट्रेनिंग पूरी की है। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में भारत का सिस्टम थोड़ा सा पगला गया है, जो अपने जासूसी के गुर दुनिया को सिखा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे ये चाणक्य नीति का वो खौफनाक जाल है जिसे चाइना आज तक समझ नहीं पाया है। आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसने चाइना के अंदर बैठे जिनपिंग की सांसें अटका दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम डिफेंस डिप्लोमेसी का वो काला सच डिकोड करेंगे जो आपको टीवी की आम बहस के अंदर कभी भी नहीं सुनने को मिला होगा। दोस्तों, 25 जुलाई 2026 ये वो तारीख है जब इंडियन आर्मी के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक बेहद साधारण सी दिखने वाली पोस्ट की। इस पोस्ट में बताया गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो यानी कि MINTSD पुणे के अंदर 22 श्रीलंकाई सैन्य ऑफिसर्स ने एक खास तौर पर ट्रेनिंग ली है, यानी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में एक बाकायदा सम्मान समारोह हुआ और इन विदेशी ऑफिसर्स को भारत के खुफिया ट्रेड क्राफ्ट की डिग्री थमा दी गई। ऊपर से देखने पर दोस्तों ये एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम लगता है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश बिना किसी ठोस फायदे के दूसरे देश की सेना के ऊपर अपना करोड़ों का बजट और टाइम वेस्ट नहीं करता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, श्रीलंका वही देश है जहां कुछ साल पहले तक चाइना ने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पर हथिया लेना, श्रीलंका के अंदर अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक करना और भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर देना। चाइना की इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए भारत ने डायरेक्ट टकराव के बजाय मिलिट्री डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है। दोस्तों, जब आप किसी देश के सैन्य ऑफिसर्स को अपने संसाधनों के अंदर ट्रेनिंग देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें पढ़ा नहीं रहे होते हैं, आप उनके दिमाग के अंदर भारत का एक इकोसिस्टम सेट कर रहे होते हैं। आज जो अधिकारी पुणे के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, कल वही श्रीलंका की सेना का जनरल बनेगा, रक्षा मंत्री का सलाहकार बनेगा। संकट के समय जब फैसला लेने की बारी आएगी तो उसका झुकाव उस देश की तरफ होगा जहां उसने अपनी जवानी के अहम दिन बिताए हैं, जहां के ऑफिसर्स के साथ उसने पसीना बहाया है। अब दोस्तों, जरा इस डेटा को जरा ध्यान से समझिए। भारत का इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम आज दुनिया के दर्जनों देशों तक फैल चुका है। नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार और मॉरिशस जैसे हमारे पड़ोसी देशों की सेनाओं के टॉप कमांडर्स अक्सर भारत की ही मिलिट्री अकादमियों के अंदर पास आउट होते हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार के विजन के अंदर ये दायरा अब बहुत बड़ा हो चुका है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया, तंजानिया, केनिया और इथियोपिया तक हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी की पहुंच हो चुकी है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा इंटर ऑपरेटिबिलिटी के अंदर होता है। दोस्तों, जब दो देशों की सेनाएं एक ही तरीके से सोचना और काम करना सीखती हैं तो भविष्य में किसी साझा खतरे के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और हिडन लेयर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो है सॉफ्ट पावर और रक्षा निर्यात। दोस्तों, जब विदेशी अधिकारी भारत के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं तो वो भारतीय वेपनरी, हमारे रडार सिस्टम्स, हमारे ड्रोन्स और हमारी टेक्नोलॉजी से प्रैक्टिकली परिचित हो जाते हैं।
जब वो अपने देश में वापस लौटते हैं और उन्हें अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने होते हैं तो वो किसी अनजान चाइनीज या फिर पश्चिमी सिस्टम की जगह भारत के तेजस, ब्रह्मोस या फिर स्वाति रडार को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें इनके ऊपर भरोसा होता है। और यही वजह है कि भारत आज सिर्फ वेपन नहीं बेच रहा है बल्कि उस हथियार को चलाने का पूरा इकोसिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा होगा, अगर हम विदेशी ऑफिसर्स को पुणे के इंटेलिजेंस स्कूल के अंदर जासूसी और एनालिसिस के तरीके सिखाएंगे तो क्या वो हमारे ही काम करने के तरीके नहीं जान जाएंगे? क्या हमारे सीक्रेट लीक नहीं हो जाएंगे? तो दोस्तों, इस डर का जवाब है भारतीय सेना का अभेद्य काउंटर इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल। जो कोर्स विदेशी ऑफिसर्स के लिए डिजाइन किया जाता है वो पूरी तरह से टेलर मेड होता है। उन्हें इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट का विज्ञान सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, सैटेलाइट इमेजनरी का एनालिसिस कैसे होता है, सर्विलांस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लेकिन उन्हें कभी भी भारत की ऑपरेशनल डिटेल्स, हमारे एजेंट्स की पहचान, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट या फिर आंतरिक खुफिया तरीके बिल्कुल भी नहीं बताए जाते। अगर कल को कोई विदेशी अफसर दुश्मन से मिल भी जाए तो वो सिर्फ इतना बता पाएगा कि भारतीय सेना डेटा को प्रोसेस कैसे करती है, लेकिन वो कोई राज नहीं दे पाएगा जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को 1 इंच का भी खतरा पैदा हो। भारत की खुफिया एजेंसियां और हमारी सेना किस लेवल का ट्रेड क्राफ्ट इस्तेमाल करती हैं, इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों में दबे कुछ ऐसे ऑपरेशंस को जानना जरूरी है जो आज भी दुनिया भर की जासूसी संस्थाओं के लिए एक केस स्टडी है। दोस्तों, बात 1970 के दशक की है। भारत को शक था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा के अंदर गुपचुप तरीके से अपना परमाणु बम बना रहा है। वहां की सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सैटेलाइट भी वहां के अंडरग्राउंड बंकर्स को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने अमेरिका की CIA को भी हिला करके रख दिया। दोस्तों, रॉ के एजेंट्स ने कहूटा के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का साइलेंट तरीके से पीछा करना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि ये टॉप साइंटिस्ट कहूटा के बाहर एक खास नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। दोस्तों, भारतीय एजेंटों ने उस नाई की दुकान के फर्श से वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल इकट्ठे किए, उन्हें पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से भारत में भेज दिया। जब भारत की लेबोरेटरी के अंदर उन बालों का टेस्ट हुआ तो उनके अंदर रेडिएशन और यूरेनियम के अंश मिले। बिना एक भी गोली चलाए, बिना कहूटा के अंदर घुसपैठ किए, सिर्फ एक नाई की दुकान के कचरे से भारत ने दुनिया के सामने ये अकाट्य सबूत निकाल करके रख दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक एटम बॉम्ब बना रहा है। और अगर आपको लगता है कि भारत हमेशा डिफेंसिव खेलता है तो दोस्तों आपको 1965 का नंदा देवी मिशन जरूर याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत 1962 का युद्ध हार चुका था और चाइना ने 64 के अंदर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। चाइना के ऊपर नजर रखना भारत और अमेरिका दोनों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। इसी वजह से CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक टॉप सीक्रेट जॉइंट मिशन स्टार्ट किया। प्लान था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नंदा देवी के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर्ड टेलीमेट्री रिले सिस्टम लगाया जाए। ये सेंसर चाइना के हर मिसाइल टेस्ट का डेटा कैच कर सकता है। दोस्तों, भारतीय पर्वतारोहियों और CIA एजेंट्स की एक एलीट टीम इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को लेकर के नंदा देवी की चढ़ाई कर रही थी। इसी डिवाइस के अंदर प्लूटोनियम कैप्सूल्स लगे थे, लेकिन दोस्तों अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। टीम को अपनी जान बचाने के लिए वो डिवाइस वहीं बर्फ के नीचे छुपानी पड़ गई। और दोस्तों, जब अगले साल वो टीम उस डिवाइस को वापस लेने गई तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो प्लूटोनियम डिवाइस आज भी नंदा देवी के किसी ग्लेशियर के अंदर छुपी हुई है। एक ऐसा रेडियो एक्टिव टाइम बॉम्ब जो आज भी टिक टिक कर रहा है और जिसे दशकों तक दोनों देशों की सरकारों ने टॉप सीक्रेट फाइल्स के अंदर दबा करके रख दिया। दोस्तों, कूटनीति और जासूसी के इस खेल के अंदर समंदर का रोल भी उतना ही खतरनाक रहा है। 1986 के अंदर एक ऐसा घोस्ट ऑपरेशन हुआ था जिसका सबूत आज भी इंटरनेशनल मीडिया के पास में नहीं है। दोस्तों, हिंद महासागर के एक अहम देश सेशल्स के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस एल्बर्ट रेने के खिलाफ एक खूनी तख्तापलट की साजिश रची गई। रेने ने चुपके से दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी।
दोस्तों, भारत ने बिना दुनिया में शोर मचाए एक नॉर्मल रूटीन पोर्ट कॉल का बहाना बना करके अपने जंगी जहाज आईएनएस विंध्यगिरी को सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया भेज दिया। इस जहाज के ऊपर भारतीय नौसेना के खूंखार मार्कोस कमांडोज और आर्म्ड हेलीकॉप्टर मौजूद थे। दोस्तों, जैसे ही तख्ता पलट करने वाले बागियों ने बंदरगाह के ऊपर भारतीय नौसेना के इस जंगी जहाज को देखा और मार्कोस की मौजूदगी की भनक लगी, उनका पूरा हौसला टूट गया। बिना एक भी गोली फायर किए, बिना कोई खून बहाए, भारत ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस से एक मित्र देश की चुनी हुई सरकार को बचा लिया। दोस्तों, ये होती है असली नेवल डिप्लोमेसी, जहां अपनी ताकत का खौफ ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जब बात अपने नेशनल इंटरेस्ट की आती है तो भारत बहुत रूथलेस भी हो जाता है। 1998 का ऑपरेशन लीच इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 90 के दशक के अंदर म्यांमार के बागी गुट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड का इस्तेमाल वेपन्स की तस्करी के लिए किया करते थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत ही जटिल डबल गेम खेला। शुरुआत में उन्होंने म्यांमार की अराकान आर्मी के कुछ विद्रोही गुटों से गुप्त संपर्क बनाया ताकि उन हथियारों की सप्लाई लाइन को ट्रैक किया जा सके जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों तक पहुंच रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब सही टाइम आया तो भारतीय सेना की एक ज्वाइंट टास्क फोर्स ने लैंडफॉल आइलैंड के ऊपर एक बड़ा ट्रैप बिछाया। इस ऑपरेशन के अंदर विद्रोहियों के कई टॉप लीडर्स मारे गए और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं के अंदर किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोस्तों, जरा तस्वीर का दूसरा रुख करते हैं। क्या भारत केवल दूसरों को ट्रेनिंग देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय सेना की इलीट कमांडोज जैसे कि पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस स्पेशल फोर्सेस के साथ में आधी रात को बंद कमरों के अंदर और जंगलों के अंदर पसीना बहाते हैं। अमेरिका की नेवी सील्स और ग्रीन बैरेट्स के साथ में उनका वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है, जहां हम अर्बन वॉरफेयर और लेटेस्ट वेपनरी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। रसिया की खूंखार स्पेट्सनाज़ फोर्स हमारे कमांडोज को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वॉरफेयर के अंदर सिखाती है। वहीं इजराइल की सेरेट मटकल के साथ भी हमारे कमांडोज क्लोड क्वार्टर बैटल और क्रो मागा जैसी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। दोस्तों, भारत किसी भ्रम में नहीं जी रहा है। हमारे प्लानर्स जानते हैं कि भविष्य का युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, वो हाइब्रिड होगा। लिहाजा हमारे कमांडोज दुनिया भर की बेस्ट टैक्टिक्स को अडॉप्ट करके एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हम ये सब किसके खिलाफ कर रहे हैं। असली गेम है चाइना को उसके ही बिछाए जाल के अंदर फंसाना। चाइना का ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत ही अलग है। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मुख्य रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को ट्रेन करती है, लेकिन वो सिर्फ वेपन्स नहीं सिखाते, वो तानाशाही और कमजोर लोकतंत्र वाले देशों को स्मार्ट सिटी सर्विलांस, फेशियल रिकॉग्निशन और इंटरनेट मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इसके जरिए चाइना उन देशों के डेटा तक अपनी सीधी पहुंच बना लेता है। वहां पाकिस्तान का मॉड्यूल पूरी तरह से भाड़े की सेना वाला होता है। पाकिस्तानी ऑफिसर्स मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर राज परिवारों की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा और इस्लामिक देशों के अंदर इन्फ्लुएंस बनाना होता है। दोस्तों, इन दोनों को काउंटर करने के लिए भारत ने जो मास्टर स्ट्रोक चलाया है उसे स्ट्रेटेजिक भाषा के अंदर नेकलेस ऑफ डायमंड कहा जाता है। दोस्तों, सब कहते थे कि चाइना ने भारत को घेर लिया है, लेकिन भारत ने शांति से चाइना के गले के अंदर फंदा डाल दिया है। आज भारत ने मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर अपना कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि CSR का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया है। इन रडार्स का लाइव फीड सीधे गुरुग्राम में बैठे भारतीय नेवी के कमांडर्स के पास में पहुंचता है। आज हिंद महासागर के अंदर चाइना की कोई भी सबमरीन या युद्धपोत उतरता है तो भारत की नजरों से बच नहीं सकता है। हमने पूरे समंदर के अंदर ड्रैगन को अंधा कर दिया है। इतना ही नहीं, चाइना जिस दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी दादागिरी दिखाता है, भारत ने ठीक वहां जाकर के फिलीपींस को अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भेज डाली हैं। वियतनाम को हमने अपना मिसाइल कार्वेट INS कृपाण तोहफे के अंदर दिया है। भारत का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। अगर चाइना हिंद महासागर की अपनी घुसपैठ को मजबूत करेगा
तो भारत चाइना के ही पड़ोसियों को इतने हथियारों से लैस कर देगा कि चाइना अपने ही बैकयार्ड में उलझ करके रह जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने दुनिया के सबसे अहम चौक पॉइंट्स के ऊपर अपनी रणनीतिक पहुंच बना ली है। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट हो जहां से चाइना का 70% ट्रेड गुजरता है, या फिर ओमान का डुकम पोर्ट जो पाकिस्तान के ग्वाडर को सीधा काउंटर करता है। सिंगापुर के चांगी नेवल बेस तक भारतीय जहाजों की पहुंच है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के बनाया गया क्वाड अलायंस, ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने भारत को डिफेंसिव माइंडसेट से निकाल करके एक एग्रेसिव और प्रोएक्टिव ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। अब दोस्तों मालदीव का ही केस ले लीजिए, वहां सत्ता बदली, मौजूदा सरकार आई जिसने इंडिया आउट का नारा दिया, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से क्या किया? हमने अपने वर्दीधारी सैनिकों की जगह असैनिक तकनीकी स्टाफ वहां डिप्लॉय कर दिया। मालदीव के सैनिकों को भारतीय प्लेटफॉर्म्स उड़ाने के अंदर मदद आज भी भारत ही कर रहा है। हमने बिना कोई टकराव किए अपना रणनीतिक कंट्रोल बनाए रखा है। इसे कहते हैं मैच्योर डिप्लोमेसी। दोस्तों ये सब एक आम भारतीय को क्यों समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे देश का रक्षा निर्यात बढ़ेगा, जब हमारी सेनाएं दुनिया भर के अंदर रेस्पेक्टेड मानी जाएंगी, तो उनका सीधा असर भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग के ऊपर पड़ता है। दोस्तों जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विदेशी निवेशक यहाँ पैसा लगाने में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी मिलिट्री पावर, ये तीनों एक ही मशीन के अलग अलग गियर्स हैं। दोस्तों आज श्रीलंकन ऑफिसर्स का पुणे के अंदर ट्रेनिंग लेना कोई छोटी खबर नहीं है। दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि हमारे पड़ोसी भी अब ये समझ चुके हैं कि ड्रैगन के झूठे वादों और डेथ ट्रैप से उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। भारत आज एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। हम किसी भी देश के ऊपर कब्जा करने नहीं जाते, हम उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। दोस्तों अब आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।